Hello everyone. Today I am going to explain about वेक्टर प्रोसेसिंग. ओके, तो वेक्टर प्रोसेसिंग जो होता है वो एक प्रकार का प्रोसेसिंग होता है जिसमें हम लोग जो डेटा हमारा होता है उसको एरे के रूप में रखते हैं. ठीक है, और इसमें जो जितने भी कंज्यूमिंग होते हैं जैसे कि लूपिंग टाइप होते हैं ये सब चीज़ में हम अवॉइड करते हैं. बस हम इसमें जो है किसी वेक्टर को एक पैरेलल लाइन में लिखते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं सिंपल को. ठीक है, जैसे वेक्टर प्रोसेसिंग में क्या होता है देखो तो डिफिनीशन क्या होता है. वेक्टर प्रोसेसिंग इज द परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन. इसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन द लार्ज एरे ऑफ इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है या इंटीजर्स है उसको हम एज ए वेक्टर एज ए एरे हम उसको परफॉर्म करते हैं. जैसे यहाँ पे एक एरे बनाएंगे. ठीक है, इस एरे में हम चाहे इंटीजर रखें चाहे कैरेक्टर भी रख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जितने भी नंबर है सब यहाँ पे 6.1. ठीक है, लिख नहीं पा रहे हैं 6.1 लिखा. ठीक है, हाँ, जैसे भी सब इंटीजर नंबर हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमने एक दे दिया है. तो ये सब क्या है, ये सब हमारे वेक्टर प्रोसेसिंग के थ्रू आते हैं. वेक्टर प्रोसेसिंग अवॉइड द ओवरहेड. जैसे हमने बोला था कि जो वेक्टर प्रोसेसिंग होता है अवॉइड द ओवरहेड. ओवरहेड मतलब क्या होता है, जितने भी लूपिंग सिस्टम हैं अब द लूप कंट्रोल मैकेनिज्म तक आकर जनरल पर्पस कंप्यूटर जैसे कि जो जनरल कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं उसको ये अवॉइड करता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है. इसके कुछ कंटेंट है. वेक्टर प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ कंटेंट है, जैसे कि फर्स्ट कंटेंट है इंट्रोडक्शन. अभी हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि क्या क्या है इंट्रोडक्शन में, उसको देखा जाएगा. फिर क्या देखा जाएगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, वेक्टर प्रोसेसर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं उसको देखेंगे. उसके बाद फिर आएगा इसमें वेक्टर इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, वेक्टर इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखा जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इसका आएगा इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. इसको भी देखा जाएगा. ये 4 पॉइंट हो गया. और एक पॉइंट इसमें और आता है, एक आते हैं ये है की टेकवेज. तो की टेकवेज के बारे में भी देखा जाएगा. ये हमारे जो है 5 इसमें कंटेंट हैं. इस 5 कंटेंट के बारे में वेक्टर स्पेस में हमको पढ़ना है. अगर ये 5 कंटेंट हमको आ गया तो वेक्टर स्पेस हमको आ गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका क्या है इंट्रोडक्शन भैया. ठीक है, फर्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन में वी नीड कंप्यूटर. सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमको एक कंप्यूटर चाहिए दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम. ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. फॉर अस विच इंक्लूड अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन द लार्ज एरिया ऑफ इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट. मतलब कि वो जो मैथमेटिकल जो सॉल्व करेगा उसको क्या होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा उसमें लार्ज एरिया ऑफ इंटीजर्स. मतलब इंटीजर का लार्ज एरिया, बहुत बड़े बड़े एरे बने रहेंगे जिसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रहेगा. उसको सॉल्व करने लायक हमको एक कंप्यूटर चाहिए. ठीक, द जनरल पर्पस कंप्यूटर वुड यूज लूप टू ऑपरेट ऑन एरे फॉर द इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर. मतलब जो जनरल कंप्यूटर होते हैं उसमें ऐसे बहुत जो लेंदी एरे होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए एरे का यूज़ किया जाता है. ठीक है, एरे मतलब कि जैसे कि हम ले लेंगे यहाँ पे i=0 से स्टार्ट है. जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया. ठीक है, तो i=0 से लेके फिर i जो है लेस देन इक्वल टू 5 तक ये लूप चला देंगे. ठीक है, और फिर इसमें हम i की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे. प्रिंट कर दें अगर हम i को, अगर हम प्रिंट कर दें तो ये हमारा जितने भी एरे हैं सबको रन कर देगा 1 बाई 1. ठीक है, ये पहले के कंप्यूटर मतलब जनरल कंप्यूटर में होता है. लेकिन अगर हम वेक्टर प्रोसेसर का यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग का तो उसमें हमको ये लूपिंग सिस्टम जितने होते हैं ये सब ओवरहेड में चले जाते हैं. हमको जो है पैरेलली इसको यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट फॉर लार्ज एरे यूजिंग लूप वुड काजेस ओवरहेड. ठीक है, इसमें ओवरहेड इसको समझाता है टू द प्रोसेसर. ओके, प्रोसेसर के लिए ये जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है. और इसके इंट्रोडक्शन में देखा जाए थोड़ा सा तो टू अवॉइड द ओवरहेड, जो हमारा यही ओवरहेड मतलब जो लूपिंग सिस्टम है
जो कि बड़े बड़े एरे होते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए हमको प्रोसेस करने के लिए जो है लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी लूप को अवॉइड करने के लिए या अवॉइड द ओवरहेड ऑफ द प्रोसेसिंग लूप एंड फास्टन द कंप्यूटेशन, सम काइंड ऑफ पैरेललिज्म मस्ट बी इंट्रोड्यूस। मतलब कि कुछ प्रकार के जो है पैरेलल टाइप के प्रोसेसिंग पावर्स हम यूज़ किए गए हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जैसे कि वेक्टर प्रोसेसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि वेक्टर प्रोसेसिंग ऑपरेट्स ऑन द इंटायर एरे इन जस्ट वन ऑपरेशन। इसको बस एक ही ऑपरेशन में एज ए पैरेलली इसको सॉल्व किया जाता है। इट इज़ ऑपरेट्स ऑन द एलिमेंट ऑफ द एरे इन पैरेलल। इसको एक एरे की तरह पैरेलल रूप में इसको जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखा जाता है इसमें, देखिए जैसे कि पहले जो हम अगर कुछ एरे के एलिमेंट है उसको अगर हमको ऐड करना पड़ता था तो हम क्या करते थे, पहले लूप चलाते थे 10 इटरेशन। जैसे कि i इक्वल टू 0 से लेके अगर 10 तक वैल्यू है तो हमको 10 इटरेशन चलाने पड़ते थे। ठीक है, रीड आई था मतलब इसमें हम i की वैल्यू लेते हैं, i की वैल्यू ले लेते थे 0 से 10 तक। तो i इंस्ट्रक्शन एंड डिकोड द फेच द ai को फेच करते थे। ai को फेच करने का मतलब i का वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जाएगा, इसमें 0 से लेके 10 तक। तो ये i की वैल्यू जब 0 होगा तो फर्स्ट एलिमेंट होगा, i की वैल्यू 1 होगा सेकंड एलिमेंट होगा। ऐसे ही फेच द b, ऐसे ही b को हम करते थे, फिर a और b दोनों को ऐड कर लेते थे और c के अंदर उसको प्रिंट कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है लूप प्रिंट करके पूरा आउटपुट देता था। लेकिन इसमें क्या होता है सेकेंड में, जो कि वेक्टर है हमारा, तो इसमें क्या होता है कि एक एरे लेते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो, फिर हम बी लेते हैं उसके अंदर भी कोई एलिमेंट हो, तो इन दोनों एलिमेंट को ऐड करते थे। दोनों एरे के मतलब पूरा एरे को ऐड कर देते थे। किसके अंदर ऐड करते थे, सी के अंदर ऐड करते थे। तो फिर ये जो सी के अंदर ऐड किया है तो सी को प्रिंट किया जाता था। ठीक है, ये है वेक्टर प्रोसेसिंग। ये जो पहला है वो हमारा जनरल प्रोसेसिंग के लिए, ये है हमारा वेक्टर प्रोसेसिंग के लिए, यही डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोसेसिंग। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से देखा जाए तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ द वेक्टर ऑपरेंड इन स्केलर क्वांटिटी। मतलब जितने भी वेक्टर ऑपरेंड होते हैं। अच्छा, ऑपरेंड मतलब क्या होता है, ऑपरेंड मतलब कि जितने भी हमारे ये एरे हैं या वेक्टर है उसके अंदर जितने भी ये एलिमेंट आते हैं वो सब ऑपरेंड कहे जाते हैं। एलिमेंट जो होते हैं, अब ये जो हमारा वेक्टर बना ये हमारा ऑपरेंड वेक्टर है, ये पूरा ऑपरेंड है। इसके अंदर इसके ऑपरेंड के एलिमेंट हैं। ऑपरेंड इज जस्ट लाइक एरे कलेक्शन ऑफ एरे एलिमेंट। ठीक है, ऑपरेंड इज जस्ट लाइक ए कलेक्शन ऑफ एरे एलिमेंट। तो जितने भी ऑपरेंड होते हैं ये जो स्केलर क्वांटिटी, सब स्केलर क्वांटिटी में होते हैं। विच कैन आइदर बी एन इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लॉजिकली वैल्यू कैरेक्टर्स बिलो हैव द क्लासिफाइड वेक्टर इंस्ट्रक्शन इन द 4 टाइप्स। ओके, ये सब जितने भी होते हैं उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, कैरेक्टर भी होते हैं। ठीक है, और इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कैसे है 4 भागों में उसको हम दिखाते हैं। ये है फर्स्ट है आपका O1, O2, O3, O4। ठीक है, कितने लोग इसको 01, 02 भी बोलते हैं, तो आप जो समझ में आइए उसको बोलो। ठीक है, तो इसमें एक V2V, V मतलब हो गया आपका वेक्टर, S मतलब हो गया आपका स्केलर। यहाँ पे वेक्टर गुड़े वेक्टर और यहाँ पे वेक्टर गुड़े स्केलर, मतलब कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। जो फर्स्ट हमारा O1 है और O2 है ये आइडेंटिटीज़ है, क्योंकि V से V आ रहा है, एक एक एलिमेंट है, और यहाँ पे V से यस आ रहा है, मतलब वेक्टर से स्केलर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अगर वेक्टर का वेक्टर के साथ तो फिर हमारा वेक्टर आता है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर का स्केलर के साथ तो भी हमारा वेक्टर आता है। ठीक है, यहाँ पे रीड कर लेते हैं एक बार। हियर V representing the vector operands and S represent the scalar operands. ठीक, in this figure below O1 and O2 are the unary operation। ये दोनों हमारा यूनरी ऑपरेशन है। यूनरी ऑपरेशन मतलब जो सिंगल होते हैं। ठीक है, एंड O3 एंड O4 आर द बाइनरी ऑपरेशन। ये दोनों हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं वेक्टर इंस्ट्रक्शंस। अब वेक्टर इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखा जाएगा कि वेक्टर इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने इसके कुछ 5 भाग में इसको बताया था। तो वेक्टर इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ए वेक्टर इंस्ट्रक्शन हैज़ द फॉलोइंग फील्ड। फर्स्ट होता है ऑपरेशन कोड। तो ऑपरेशन कोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड इंडिकेट्स द ऑपरेशन। ऑपरेशन कोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड ऑपरेशन को इंडिकेट करते हैं दैट हैज़ टू बी परफॉर्म इन द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेशन दिए होते हैं उसको ऑपरेशन कोड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस क्या होता है देखते हैं। बेस एड्रेस फील्ड refer to the memory location from where the operands are to be fetched or where the result has to be stored।
ठीक है। बेस एड्रेस मतलब जहाँ से हम मेमोरी में से जहाँ से हम एरे को फैच करते हैं या तो जहाँ पे स्टोर करते हैं उसको बेस एड्रेस बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एड्रेस इंक्रीमेंट। अब एड्रेस इंक्रीमेंट मतलब वही समझ लीजिए कि जैसे कि हमारा ये पूरा एरे है, ठीक है, यहाँ पे हम जो एड्रेस दिया जाता है इसमें जो हम यहाँ पे 0 1 2 3, तो अगर हम इस यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है, अगर हम इस एरे को फेच करते हैं तो इसका एड्रेस कितना है 0, और फिर हमें 0+1 आगे हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एड्रेस एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। जब हम इसको प्रोसेस कर लेंगे तो यहाँ पे 1+1 एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और इसका एड्रेस हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ऐसे ये बढ़ता जाता है। ये वेक्टर ऑपरेंड्स है सेवरल डेटा एलिमेंट एंड एड्रेस इंक्रीमेंट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट इन द ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेंड्स का जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस ये बताता है। ठीक, आगे देखते हैं फॉर एड्रेस ऑफसेट। Address offset is the always specified the related to the base address. The effective memory address is the calculated using the address offset. ठीक है, वेक्टर लेंथ क्या होता है, वेक्टर लेंथ ये समझ लीजिए जो हमारा ऑफसेट होता है, वेक्टर ऑफसेट होता है ना, ये वेक्टर ऑपरेंड, ये जितने भी ऑपरेंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बनाए, इसमें 5 एलिमेंट रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसका वेक्टर ऑपरेंड कितना हो गया 5, तो जितने भी वेक्टर ऑपरेंड की साइज होती है उतने ही वेक्टर लेंथ होता है। वेक्टर लेंथ स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर ऑपरेंड्स। जितने भी एलिमेंट्स इस एरे के ऑपरेंड्स में हैं उसको हम वेक्टर लेंथ बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, इसके कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इन वेक्टर प्रोसेसिंग वी कम अक्रॉस 2 ओवरहेड। इसमें 2 ओवरहेड होता है, एक होता है सेटअप टाइम एंड फ्लशिंग टाइम होता है। ठीक, सेटअप टाइम और फ्लशिंग टाइम क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ पे मेमोरी है, यहाँ भी मेमोरी है। ठीक है, प्रोसेसर मतलब हो गया P, मेमोरी मतलब हो गया M1, और ये दूसरा मेमोरी है M2। ठीक है, अब इसमें एरे हमारा बना हुआ है, ऑपरेंड एरे सब कुछ इसी मेमोरी में बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये हमारा प्रोसेसर जो है यहाँ से कुछ वैल्यू फेच होके प्रोसेसर में जाते हैं तो ये इसको ऑपरेंड करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है, तो जो ये हमारा जो है टाइम है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इसको बोलते हैं हम सेटअप टाइम। ठीक है, सेटअप टाइम। लेकिन जब हमारा प्रोसेस होने के बाद जब सेव होता है किसी मेमोरी में जाके ये, तो इसको जब सेव होता है इसको बोलते हैं हम फ्लशिंग टाइम। ठीक है, ये 2 टाइमिंग है हमारे पास। When the vector processing is pipelined, the time required to route the vector operands to the functional unit is called setup time. A flushing time क्या होता है, flushing time is the time duration that vector instruction take right from the decoding until it first result out from the pipelining. Okay, तो ये सब हो गया हमारा टाइमिंग के बारे में। अब की टेकवे लास्ट पॉइंट इसका की टेकवे है, उसको भी देख लेते हैं। इसके जो कुछ की पॉइंट है हमारे वेक्टर प्रोसेसिंग के बारे में, की पॉइंट कुछ है। जैसे कंप्यूटर हैविंग वेक्टर इंस्ट्रक्शंस आर वेक्टर प्रोसेसर, ये हमने देख लिया है। वेक्टर प्रोसेसर हैव द वेक्टर इंस्ट्रक्शंस, ये भी जानते हैं हम। विच ऑपरेट्स ऑन द लार्ज एरिया ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो हमने बताया भी कि लार्ज एरिया ऑफ इंटीजर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, लॉजिकल वैल्यू, करेक्टर, जितने भी होते हैं ये सब आते हैं उसके अंदर। फिर थर्ड होता है हमारा वेक्टराइजेशन इज़ द पॉसिबल ओनली। जो वेक्टराइजेशन होता है, वेक्टराइजेशन मतलब जिसमें हम वेक्टर बनाते हैं, पैरेलल लाइन में एरे बनाते हैं, उसको वेक्टराइजेशन बोला जाता है। तो वेक्टराइजेशन इज़ द पॉसिबल ओनली इफ़ द ऑपरेशन परफॉर्म इन पैरेलल। जो हम ऐसे पैरेलल के रूप में एक ही लाइन में जो हम ऑपरेशन करते हैं उसको हम वेक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर वो नहीं होगा, लूप चल गया, तो उसको वेक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेंड्स ऑफ द वेक्टर इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन द वेक्टर रजिस्टर। ठीक है, जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हम एक वेक्टर रजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें स्टोर करते हैं। वेक्टर रजिस्टर वही होता है जिसमें हम जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं सबको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ए वेक्टर रजिस्टर स्टोर सेवरल डेटा एलिमेंट्स एट ए टाइम विच इज़ कॉल्ड वेक्टर ऑपरेंड। ठीक है, इसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं एक ही समय में एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसको ही वेक्टर ऑपरेंड से बोला जाता है जो हम ये डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये वेक्टर ऑपरेंड हैज सेवरल स्केलर डेटा एलिमेंट्स। तो जो हमारा ये हमने एरे बनाया अभी, इसको ही वेक्टर ऑपरेंड्स बोलते हैं। इसमें हम सेवरल मतलब एक से अधिक डेटा जो है स्केलर डेटा को रख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है ए वेक्टर इंस्ट्रक्शन नीड टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट डेटा सेट, हेंस वेक्टर प्रोसेसर हैव ए पाइपलाइन स्ट्रक्चर। मतलब कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर इंस्ट्रक्शन नीड टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट डेटा सेट, मतलब कि इसमें हम एक डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन कर रहे हैं वही सभी डेटा के ऊपर हम ऑपरेशन सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब लूपिंग तो नहीं चला रहे हैं लेकिन काम वही कर रहे हैं, बार बार एक ही काम को हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और इसीलिए इसको हम पाइपलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। पाइपलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि एक ही काम को बार बार पाइपलाइन के थ्रू करना। पाइपलाइन मतलब यही हो गया कि एक ही चीज़ को बार बार करना। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर प्रोसेसिंग इग्नोर द ओवरहेड। सबसे बड़ी बात यही है, पूरा वेक्टर प्रोसेसिंग का जड़ यही है कि इसमें जितने भी ओवरहेड्स हैं उसको इग्नोर किया जाता है, जैसे कि हमारा लूपिंग हो गया। ठीक है, काजेज ड्यू टू द लूप वाइल ऑपरेशन वाइल ऑपरेटिंग ऑन एन एरे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया। आज का टॉपिक यही था दोस्तों। तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए और इसको पॉज करके नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है।